आपदा में अवसर, विकासवाद, विकास की परिभाषाएं सब कुछ बदल जाती है। मैं मनीष आप सभी के बीच में एक बार फिर से हूँ। भारत की संवैधानिक सोच, संसदीय सोच, सदनीय सोच और हमारा क्षेत्रीय सोच, इस पे मैं बात करने आया हूँ। आपको याद होगा कि डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे हम बहुत खुश होते हैं। एक बार देश के प्रधानमंत्री जैसे ही बयान देते हैं कि हम देश को विकसित और विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ाएंगे, 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन की बात होती है तो गिनती उनके सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत आम आदमी बहुत खुश होते हैं। आपको पता है कि अमेरिका का 25 ट्रिलियन से ज़्यादा का एसेट है उसके पास, लेकिन हम 5 ट्रिलियन पहुंचने के लिए खुश हैं, बहुत उतावलेपन में है। प्रधानमंत्री के झूठ को भी हम सपोर्ट करते हैं। याद करिए कि गुजरात में यही नरेंद्र मोदी ने मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया था। शायद आप सबको ध्यान होगा और बेहतर तरीके से ध्यान होगा कि आज तक गुजरात में बुलेट ट्रेन नहीं चली। मैं देश की बात शुरू करके मैं आऊँगा हाजीपुर पे, क्योंकि मुझे अपना घर निर्माण करना है, लोकतंत्र की धरती को एक बेहतर स्वरूप देना है ताकि हम दुनिया को एक संदेश दे सकें। अब मैं आता हूँ कि कुछ ही सालों पहले हजारों साल पुराने पेड़ पौधों को काट करके मुंबई से लेकर के अहमदाबाद तक खाली कर दिया गया। एक नया प्रोजेक्ट एक सपने जैसा, बस अच्छे दिन उसी तरीके से बुलेट ट्रेन, सपने सपने और सपने, सपनों के अलावा नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं दिखाया। और यह परिपाटी आज की नहीं है, वो पीछे भी रही है, लेकिन इनका सपना कुछ ज़्यादा ही बड़ा है जो कभी धरातल पे आते हुए नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री पद पे बैठ करके झूठ बोलने की कला, एक मुख्यमंत्री पद पे बैठ करके झूठ बोलने की, फ्रेम करने की कला कोई सीखे तो दुनिया में नरेंद्र मोदी से सीख सकते हैं। खैर, अब ये तो हो गई बुलेट ट्रेन की। हजारों करोड़ों साल पुराने पेड़ पौधों को काट करके बुलेट ट्रेन की नींव रख दी गई। पेड़ पौधों को लगातार काटा जा रहा है बुलेट ट्रेन के निर्माण के नाम पे। 7 साल का सफ़र लगभग तय हो चुका है। हम 8वें साल में नरेंद्र मोदी के साथ बढ़ रहे हैं। आखिर क्या होने वाला है इस देश का और क्या बदलने वाला है देश का? ये सिर्फ तोड़ फोड़, पर्यावरण के साथ खिलवाड़, आपदाओं में जो अवसर की जो कहानी है वही है कि आपदा आएगी तो हम कुछ बेच लेंगे। देश में संपदा की कमी नहीं है। हम किसी न किसी प्रकार से 5 रुपये 2 रुपये आटा चावल दाल, जैसे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार मुफ्त में आपको अनाज दे रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने जीवन काल का परिचय दिया कि चाय बेचते थे, तो शायद उसमें से कुछ पैसा बचा कर रखा होगा, इसलिए 80 करोड़ भारतीयों को उसमें से वो दे करके चाय के पैसे का अनाज बांट रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जो लोग हैं, इन्होंने जो लूटपाट मचा करके जिस प्रकार से कमाया है, उसी के आधार पे वो मुफ्त अनाज योजना चला रहे हैं। मुफ्त करके पूरे देश को भिखारी जैसा बना दिया। 80 करोड़ परिवार बोलते हैं तो पूरे देश की आबादी आ जाती है। मैं कहता हूं इस कैमरे पे कि मैंने आज तक सरकार से 1 चौवन्नी अनुदान नहीं लिया है, जबकि मैंने सरकार को दिया है और सरकार की मदद और देश का निर्माण कैसे करना है वो मुझे पता है और मैं करता हूं। तो हर आदमी देश निर्माण में अपनी भूमिका निभा ले तो ये भूखमरी और भीख मंगे की वाली स्थिति प्रधानमंत्री और उनके दलों के द्वारा जब कहा जाता है तो दुख होता है कि यह देश भिखारियों का देश बनाने में हमारे प्रधानमंत्री लग गए हैं। उन्होंने भीख मांग के खाया जो कहते हैं, तो हम देश के भी लोगों को भीख मंगा के ही खिलाएंगे और भिखारी बना के रहेंगे, ये कंसेप्ट है। चलिए मैं आता हूँ अब हाजीपुर पे।
मैं कई बार इस बात को लेकर के आया हूं कि हाजीपुर में विकास के नाम पे जिस प्रकार से NH 77 का नाम बदल के NH 22 कर दिया गया, यानी लगभग 55 क्रमांक नीचे आ गया, यानी आपको प्रमोशन लग रहा होगा कि बहुत तरक्की कर ली, लेकिन नाम चेंज और नाम बदलाव करने के जो कंसेप्ट इस देश में चल रहे हैं उसी का परिणाम है कि 77 को 22 किया गया, कुछ नए NH बनाए गए। लेकिन अब आके बात करिए, यही NH जो हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के लिए बनाया जा रहा है वो 2009 में पारित हुआ था और 2013 में इसको बना के दे देना था, लेकिन जमीन अधिग्रहण नहीं होने की वजह से इसका कारण यह हुआ कि वह प्रोजेक्ट आज भी पूरा नहीं है, और पूरा ही नहीं है बल्कि आज भी मात्र 60% नेशनल हाईवे 22 यानी कि पूर्व का 77 बना हुआ है, जिस पे लगभग 6 सालों से टोल टैक्स वसूला जाता है विदाउट एनी तैयारी, यानी सड़कों का बगैर निर्माण किए हुए टोल टैक्स यानी टैक्स वसूली का कार्यक्रम चल रहा है। किसी न किसी प्रकार से जनता के साथ को लूटना है, उसी तरीके से जैसे अंग्रेजों ने और बाबर के वंशजों ने हमारे यहाँ लूटपाट मचाई। जैसा ये प्रधानमंत्री वो कहते हैं, उन्हीं की भाषा में मैं बता रहा हूँ। तो क्या पिछले 12 सालों में 13वें साल में हम एंट्री करने जा रहे हैं और 13 सालों में 3 साल 4 साल में जो NH बन जाना चाहिए था 13 साल में नहीं बना। 670 करोड़ रुपए की लागत से 2009 में इस सड़क को बनाने का प्रोजेक्ट रखा गया था, जो अब तक लगभग यह 2500 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रोजेक्ट हो चुका है। और यह संख्या मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये 500 करोड़ और ऐड होगा, लगभग 3000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कि 670 करोड़ का प्रोजेक्ट 3000 करोड़ प्रोजेक्ट में बदल रहा है मात्र 12 साल में। अब मैं बात कर रहा हूं कि पिछले गुरुवार को कई बार ऐसा हुआ है कि जो कंपनियां हैं वो हाई कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, विभिन्न प्रकार के अतिक्रमण को लेकर के, ज़मीन मुहैया कराने को लेकर के बहुत चीज़ें होती है। लेकिन आप NH का जो भी काम देखिएगा वो अभी तक 60% ही NH 22 पे काम है। और खासकर रामाशीष चौक एरिया में देखिएगा तो आपको मैं वहीं पे लेके आ रहा हूँ कि आखिर रामाशीष चौक जिसे बहुत पहले बन जाना चाहिए था, जो रामाशीष चौक दिग्घी गुमटी मौत का एक द्वार हुआ करता था, उस पर एक छोटा सा फ्लाईओवर बना दिया गया, वो भी गलत तरीकों से, सिर्फ रेलवे ट्रैक को पार करने के लिए, जबकि पुल का निर्माण एक अलग तरीके से होना चाहिए था। आज भी उतना ही इस पुल के बनने के बाद जाम है जितनी की पहले हुआ करती थी। आज भी अतिक्रमण उतना ही है जितना आज से 10 साल 15 साल पहले था। और यह पुल तो मात्र अभी 3-4 साल पहले बना है। 3 साल क्या कहा जाए कि 19 लास्ट में इसका उद्घाटन हुआ था। रामविलास पासवान अपने अंतिम समय में इसका उद्घाटन किए, जब वो राज्यसभा पहुंच गए थे उस समय। और स्थिति यही रही कि इस पुल का निर्माण अभी भी आधा अधूरा है, अभी भी लाइटों की व्यवस्था नहीं है। फिर भी खैर मैं बात करता हूँ रामाशीष चौक का, जिसपे पुलिस ने किसी भी प्रकार से निर्माण की बात आ रही है। हमारे पास जगह था, बहुत कुछ था, लेकिन हमने करोड़ों अरबों से बनी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंगों को ढा दिया, तोड़ दिया, इसलिए कि हम एक नया निर्माण करें। यह जनता का पैसा है जिससे वह बिल्डिंग बनी थी, और जो बिल्डिंग तोड़ करके 4 गुना 5 गुना 10 गुना मुआवजा जो दिया जाता है, वह मुआवजा भी जनता के पैसे का है। किसी सरकार के, किसी भी व्यक्ति के, इंडिविजुअल का यह पैसा नहीं है जिसको बर्बाद लगातार किया जाता है डेवलपमेंट के नाम पे। आप ऐसी व्यवस्थाएं, अब कभी कभी धीरे धीरे बात होती है 4 लेन है, ये 6 लेन में भी बदलेगा, बहुत सारी बिल्डिंग फिर से चली जाएगी। मेरा कहना है कि बहुत सारी चीज़ डेवलपमेंट के नाम पे जो हो रहा है उससे बढ़िया है कि जितनी वर्तमान परिस्थिति में है आप उसको एक बेहतर स्वरूप में ले आएं। अभी नए सड़कों का निर्माण की बात चल रही है,
गंडक के किनारे से होकर के साहेबगंज वगैरह मोतिहारी निकालने की बात चल रही है, इसकी मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन नेताओं की संकीर्ण और गंदी सोच, घटिया सोच है, जो वो लोग, मैं आपको और सांसदों का नाम खुल करके बताता हूँ जो सारण से हैं। रूढ़ी का जो क्षेत्र है, आप जा कर के देख लीजिए कि सड़कों की स्थिति बद से बदतर है। जो सड़कें उनके संसदीय कार्यकाल में बना है वो बह गया है, टूट गया है और बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है। लेकिन उन सड़कों पे वो बोलने से बचते हैं, लेकिन और सड़कों की बात कर रहे हैं और अपना पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि मैंने करवा लिया, नाम आ गया, घोषणा हो गई है, फिर उधर के ज़मीन खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, घर तोड़े जाएंगे, कितनों को विस्थापित कर दिया जाएगा, किसी की ज़िंदगी कहाँ जाएगी नहीं जाएगी उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आते हैं इसी जगह पे रामाशीष चौक। सदर थाना लगभग करोड़ों की बिल्डिंग थी, जिसको मैं खुद भी कहता था कि अतिक्रमण मुक्त हो। पुलिस ने अतिक्रमण करके सदर थाना पे रखा था, शहरों में घुसने के लिए अतिक्रमण था। अभी भी जाइएगा रामाशीष चौक के क्षेत्र में, पुलिस का सदर थाना का अतिक्रमण जोर शोर से है। वहीं यातायात प्रभारी का अतिक्रमण तो और ही भयावह है। यातायात प्रभारी किस बात के लिए है वो आप समझ सकते हैं कि थानों की दलाली करते हैं, और दलाली अगर नहीं करते तो थानों के सामने और मेन सड़कों पे जो गाड़ियां लगी हुई उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती, लोगों को जाने में तकलीफ नहीं होती। छोटी छोटी बारिशों पे नेशनल हाईवे जो रामाशीष चौक का पार्ट है उसमें पानी जम जाता है। बड़े स्तरों पे अतिक्रमण रामाशीष चौक पे जितना ज़्यादा पुलिस ने किया है उतना शायद वहाँ के बस स्टैंड वगैरह में चलाने वाले लोगों ने भी नहीं किया है। लेकिन आप गौर करिएगा तो रामाशीष चौक पे क्षेत्र में अभी जितनी सरकारी कुर्सियाँ नहीं लगती उतना ज़्यादा प्राइवेट कुर्सियाँ लगी हुई हैं। लोग बैठते हैं, डंडे लाठी सोटा लेकर के खड़े होते हैं। उससे मुक्ति कब मिलेगा? लगभग मैं 1 दशक से सुन रहा हूँ कि बस स्टैंड पार्किंग उठ करके कहीं और जाने वाला है, कहीं और जाने वाला है, लेकिन यह कब हो? लगातार वहाँ पे दुर्घटनाएं होती हैं। कल भी आपने देखा होगा कि अतिक्रमण की वजह से ही महनार में एक महिला को ट्रक में फंसी और घसीटते हुए ले गया और बहुत ही बुरे तरीके से वो घायल क्या मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन में वो डेथ की। देखने लायक स्थिति नहीं थी। फोटो भी आया तो लगा कि जैसे पूरा का पूरा दिमाग कौंध गया, सुन्न हो जाता है ऐसी परिस्थितियां देखकर। तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था है इस तरीके की क्यों है? रामाशीष चौक पे हमारा 4 लेन बनाने के लिए हमारे पास दोनों साइड में सफिशिएंट जगह था, एक बेहतर तरीके से हम बना सकते थे। लेकिन बिल्डिंग ढाही गई, तोड़ी गई और कई बिल्डिंगें और टूटेंगी, बहुत सारे गोलंबर होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन यह पैसा जाता कहाँ है? जैसे आप अवैध गाड़ियों को किसी गाड़ी को पकड़ते हैं, उसको सरा देते हैं, यह पैसा देश का है, उस आदमी का है जो टैक्स भर के किसी न किसी प्रकार से इस देश को बनाने की नींव रखता है। वह कोशिश करता है कि हमेशा हमारे माध्यम से, वो चाहे ठीक है वो बेईमानी कर रहा है उस पर आप अंकुश लगाइए, लेकिन आप गाड़ी को जिसने मैं 10 लाख 20 लाख रुपए में गाड़ी खरीद करके किसी छोटी सी परेशानी के कारण आप उस गाड़ी को सरा देते हैं, यानी देश का एसेट आप सरा रहे हैं, आप देश को सरा रहे हैं। ये संकीर्ण मानसिकता या भारतीय संविधान की सबसे विकलांग वाली सोच है, और इसके संचालन में जो भारतीय संविधान, संसद और सदन है वह वाकई में विकलांगता के सबसे निम्नतम स्तर पे है। छोटी छोटी बातों पे आप समझने का प्रयास कीजिए, छोटी बात नहीं है। एक बिल्डिंग सदर थाना टूटता है, लगभग आज के डेट में अगर उस तरीके की बिल्डिंग बनाई जाए तो 2 से 2.5 करोड़ या 3 करोड़ 5 करोड़ भी लग सकता है, लेकिन उसको ढा दिया गया इसलिए कि हमें विस्तारवादी नीति अपनानी है, हमें अपना वजूद दिखाना है, कुछ करना है। कुछ करने का मतलब यह नहीं होता है कि हम कुछ भी कर दें। हमारे वातावरण की स्थिति लगातार डगमडोल है, हम प्रकृति आपदाओं से घिरे हुए हैं, बच नहीं पा रहे हैं और हम विस्तारवादी नीतियों में आ रहे हैं। एक साधारण जो ट्रेन इस देश में चलता है वो तो टाइम से चल नहीं रहा है,
हमें बुलेट ट्रेन की ज़रूरत ही नहीं है। हमें इतना फास्ट नहीं होना है कि 2 घंटे में हम पटना से मुंबई पहुंच जाए। नहीं चाहिए ऐसा विस्तारवादी नीति। हमारे पास सफिशिएंट जगह है और सफिशिएंट टाइम है। हम अमेरिका के 25 ट्रिलियन जो एसेट है, हम उसके करीब मात्र 5 से 7 साल में पहुंच सकते हैं। इसके लिए कंसेप्ट चाहिए, सोच चाहिए। ये लंपटबाजी से देश नहीं चलता है और विकसित नहीं होता है। देश की नीति को बदलने के लिए किसानों के साथ आपको बैठना होगा। किसानों के जमीन से आप हाईवेज निकाल रहे हैं, आप एसी में बैठ करके देश को बर्बाद करने का जो नींव रख रहे हैं, और यह संविधान जो अधिकार दिया है इस तरीके का, यह बहुत ही घटिया, और जान लीजिए कि आने वाला समय बहुत बुरा होगा। सड़कों का निर्माण गली कुची में अब करते जा रहे हैं, यह बहुत ही संकीर्ण मानसिकता है। डेवलपमेंट का एक आधार हो, एक सीमा हो, एक बेस हो, ना कि हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और 20 साल, 25 साल, 50 साल में हम किसी चीज़ को ढहाते रहें। हम तोड़ने में विश्वास रखें। यहाँ तो बन नहीं रहा है, और जो बन रहा है उसमें 70% तक तो कमीशन सरकारी लोग खा जाते हैं और राजनेता खा जाते हैं। हम किस विकास की बात कर रहे हैं? रामसीस चौक अतिक्रमण मुक्त हो जाए, साफ बन जाए, टूट तो गया ही है, लेकिन आगे यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी से प्लान हो जाए कि इस सड़कों पे, इतनी सड़क पे हम जमीन कब्जा करेंगे, नई भवनों का निर्माण न हो, और अपना प्लान इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी लगाया जाए। बाद में कुछ भी होता है वो आम आदमी का पैसा ही जाता है, जो खून पसीने से मेहनत करके, एक मजदूर जो ठेला रिक्शा सुबह चाय पीता होगा ना, वह भी टैक्स पे कर देता है। बड़े लोगों की तो बात ही छोड़ दिया जाए। तो अब बर्बादी की तरफ जो हमारा संविधान इस देश को बढ़ा रहा है, हमारी संसद बढ़ा रही है, हमारे सांसद और प्रधानमंत्री बढ़ा रहे हैं, मुख्यमंत्री मिलकर बढ़ा रहे हैं, इसको रोकने की जरूरत है। अपने वोट का प्रयोग जरूर करिए। पंचायत चुनाव बिहार में आ रहा है, व्यक्ति को चुनिए। व्यक्ति को जैसे ही आप चुनेंगे, पार्टी दर पार्टी विधानसभाओं में व्यक्ति को टिकट देना शुरू करेगा। पार्टी के नाम पे जो आप वोट दे देते हैं किसी को भी, वो जो लौट के कभी नहीं आता है, या आपको नौकर चाकर समझता है, जो खुद नौकर है, नौकरशाह है, नौकर है, सांसद विधायक जो हमारा प्रतिनिधि है, जो उसको हम चुन के बोलते हैं कि भाई तुम इस काम के लिए जाओ, वो हमारे मालिक बन जाते हैं। इसके लिए एक बेहतर चीज़ है कि हम वोट करें, एक व्यक्ति को वोट करिए, ताकि व्यक्तित्व का हमारे समाज का निर्माण हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।